नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शाहनवाज अख्तर आज ई न्यूज़ रूम पॉडकास्ट में जो हमारा पहला पॉडकास्ट है, उसमें रेहाना अहमद हमारे साथ में हैं। रेहाना अहमद की पहचान फैज़ान अहमद की इंसाफ की लड़ाई लड़ने के है। अभी तक उनके 23 साल के बेटे जो आईआईटी के खड़गपुर के 3rd ईयर के स्टूडेंट थे, उनकी मौत हुई थी, जिसे पहले सुसाइड बताया गया और फिर सेकंड पोस्टमार्टम के बाद ये डिक्लेयर हुआ कि वो एक होमिसाइड था। तो अब उसको 11 अक्टूबर को 2 साल हो जाएंगे। इन 2 सालों में फैज़ान अहमद की माँ कभी कोलकाता में रही हैं, कभी तिनसुकिया अपने घर में रही हैं, आसाम में रही हैं। फैज़ान आसाम के रहने वाले थे। इन 2 सालों में उन्होंने कई चिट्ठी ममता बनर्जी को लिखा। कोर्ट की पेशी के दौरान भी वो मौजूद रही। वो आईआईटी खड़गपुर गई। तो इन 2 सालों का उनका जो अपना एक लड़ाई जो है वो जारी है, उसे वो बताएंगी हमें। तो हमारा सबसे पहला सवाल उनसे यही है कि 2 साल की उनकी जो लड़ाई रही है, उसमें किस तरह की परेशानियां और किस तरह के मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि फैज़ान अहमद ने जब आईआईटी के एंट्रेंस को निकाला था, तो वो पूरे देश में 11वें नंबर पे आए थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आप ये ध्यान दीजिए, रेहाना अहमद एक जीनियस की माँ हमारे सामने बैठी हुई हैं, लेकिन उनको अपने बेटे खोने का जो एकमात्र उनकी औलाद थी, उसको खोने का क्या गम है। और उससे भी बड़ी बात कि 2 साल में अभी भी उनकी इंसाफ की लड़ाई अधूरी है। तो वो बताएंगे कि उन पे क्या गुजर रही है, और ज्यादा वही बताएंगी, क्योंकि हमें उन्हीं को सुनना है अपने पॉडकास्ट में। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। जो मैं क्या बताऊं, आज 2 साल में मैं जहां पर रहा वहीं पर हूँ, कुछ नहीं हो पाया। हाई कोर्ट में पहले जब हम गए तो सर ऑनरेबल जज साहब मानता सर ने, हमारे वकील ने जो कोशिश किया रहा, उसके कोशिश में ऐसा एक ये हुआ रहा कि हाँ बेटा का सुसाइड के नहीं किया, वो मर्डर हुआ है बोल के पता चला। तब एक आशा जगा रहा कि हाँ कोर्ट से मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरा बेटा को इंसाफ मिलेगा। कौन किसने ऐसा किया उसको पकड़ के ये पूछ पाएंगे हम कि हाँ मेरा बेटा को क्यों किया ऐसा, क्या दोष था मेरा बेटा को। लेकिन उसके बाद से जैसे मनका सर के हाथ से केस हटा, उसके बाद से आज तक मुझे कुछ नहीं मिला। एसआईटी गठन हुआ, एसआईटी से भी कुछ नहीं मिला, कोर्ट से भी कुछ नहीं मिला। आज 2 साल तक कोई कोर्ट से एक साल पहले साल में जो मिला जो पोस्टमार्टम दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, उसमें होमिसाइड डिक्लेयर हुआ। उसके बाद में जो एसआईटी गठन हुआ, कोर्ट ने ही एसआईटी गठन कर दिया रहा, लेकिन उसके बाद से आज तक मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जैसे मुझे लग रहा है मैं जहां पर खड़ा था वहीं पर हूँ। बस इतना ही पता चला होमिसाइड है, बस उसके बाद अलावा कुछ नहीं पता चला है। अभी तो मुझे कोर्ट से भी विश्वास उठ गया है। मुझे ऐसा लगने लगा है मर्डर जो करता है वो फ्री घूमता है, उसके लिए खुशी की बात है। जो अगर हमारी न्याय व्यवस्था इस तरह से होगा तो हमें इन सब कहां से मिलेगा। हमें कोर्ट नहीं जाना चाहिए। मैं तो अभी ये बोलती हूँ, जिसके भी ये हो, मर्डर हो, खून हो, कुछ हो, कोर्ट मत जाना, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा। इससे ऐसे ही आसरा पकड़ के बैठे रहते हैं हम लोग कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमारे बेटे को क्या हुआ है ये पता चलेगा, हमको न्याय मिलेगा। ये इंतजार करते करते साल दर साल निकल के चले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला। इससे अच्छा जब अपने बच्चे मरे, कोई परिजन मरे, खुद भी सुसाइड कर लो, खत्म हो जाओ, क्योंकि चिंता नहीं रहेगा। तिल तिल करके मरने की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ मर जाएंगे। अभी तो मर रहे हैं ना, जिंदा कहाँ है, जिंदा तो नहीं है, लाश बनकर घूम रहे हैं। हर रोज फोन करते हो वकील को, बाबू कुछ बना, बाबू आज केस बना, बाबू आज डेट आया नहीं मैडम, आज केस का डेट आया ही नहीं, नहीं मैडम आज जज साहब आया नहीं, नहीं मैडम आज कोर्ट का छुट्टी बना। एसआईटी से फोन करेंगे सीआईडी को, आपको कुछ पता चला? सर आपने इतना कुछ हमें भरोसा दिया रहा, मैडम आपको न्याय दिलाएंगे, नहीं मैडम आपको सब कुछ निकाल के देंगे, कुछ मिला? सीआईडी हमको हंस के सुनाते, हा हा हा, क्या इसका मतलब क्या है? हाँ, इससे अच्छा तो जूता लेके मुंह में मार देता उसके हंसने से अच्छा। हाँ, क्या दिखाता है?
कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिला है, तुम जाओ, हंस के हम बता रहे हैं, हमें सरकार से तनख्वाह मिल रहा है, ऊपर वाला से पैसा मिल रहा है, और क्या करना है, तुम्हें इन सब गिला के क्या करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं किसी का भी कुछ बेटा खोए तो अपने आप को मार डालो, खत्म करो उसी टाइम पर। कोर्ट के कचहरी की पुलिस के ऊपर भरोसा करके कभी मत रुकना, रुक के कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, झूठ। जो खून करता है वो आराम से रहते हैं, खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं, फोटो देते हैं व्हाट्सएप में, देखो मुझे नौकरी मिल गया, देखो मैं जब ऑफिस में जा रही हूँ, इतना खुश है वो। मेरा बेटा खोया ना, मैं कैसे जल जल के मर रही हुई है मैं जानती हूँ, लेकिन ना कोर्ट को कोई इससे फर्क पड़ता है, ना कोई किसी को फर्क पड़ता है। वकील क्या करेगा बेचारा, वो तो लड़ रहा है ना, कोशिश तो कर रहा है ना, कोर्ट अगर साथ नहीं देगा तो कौन के क्या करेगा। जो एसआईटी गठन होगा वो पुलिस अगर साथ नहीं देगा, वकील क्या करेगा, कहाँ से निकाल के ले आएगा, इन सब कहाँ से ले आएगा, उसका प्रूफ कहाँ से ले आएगा, कुछ नहीं होता, ये सब झूठा है। मुझे ये सबसे सब भरोसा उठ गया है, कुछ भरोसा नहीं है मुझे, कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं है। जी, हालांकि आज जो इससे पहले हमारी आपसे बात हुई थी उसमें कम से कम उस वक्त अभी आप माँ के दर्द के तौर पे सारी बातें बयान कर रही हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि यहाँ तक जो मामला पहुंचा है वो कोर्ट के वजह से पहुंचा है, और जिसे आप इससे पहले थोड़ी देर पहले बता भी रही थी। और लेकिन दूसरी सच्चाई ये है कि हमें भी चीजों को अलग अलग करके देखना होगा कि हाँ, जहाँ एक तरफ कोर्ट ने इस मामले को यहाँ तक लेकर आई है, वहीं पे दूसरी तरफ पुलिस का जो रोल है, जो बंगाल पुलिस का जो रोल है, या फिर जिस तरीके से इवन आईआईटी को भी आपके साथ खड़ा होना चाहिए, बंगाल पुलिस को, या फिर स्टेट की जो एक लॉयर्स की कौन टीम खड़ा होती होगा, है, उसको अभी भी आपके अभी साथ। फिलहाल सुने हैं ये आपका कितने तारीख को आपको पता होगा, क्या डेट रहा। हेलो। जी जी जी, अभी यही सितंबर में एक डेट में आया था, 20 या 21 हाँ तारीख को। जी जी, उसमें फिर से बोले मेडिकल टीम बैठेगा। एक बच्चा को मैंने उठा, एक बार कवर दिया, वहां से लिया के सारा गला, दोबारा उठा के ले गया। मैं 2 महीना तक, 1.5 महीना तक कलकत्ता में बैठा रहा। हाँ, तब आप लोग को क्या मेडिकल टीम बैठाना है, क्या करना है, क्यों नहीं किया। मैं आप लोग से अर्जी लगाना पड़ रहा था कि मुझे भेजो, मेरा बेटा का बॉडी ये खराब हो जाएगा, मुझे भेजो, मैं उसको दोबारा कवर करूं। तब आप लोग को इतना दिन जब रुका रहा, मर्ग में मेरा बच्चा पड़ा रहा, तब आप लोग को याद नहीं आया मेडिकल टीम बैठाना चाहिए, फिर से दोबारा कुछ पोस्टमार्टम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तब याद नहीं आया। अभी जब सब कुछ ये हो गया, अभी फिर से आप लोग बोल रहे हैं मेडिकल टीम बैठाना होगा, आप लोग को कि ये दोबारा पोस्टमार्टम करना होगा। ये सब क्या है, क्या है। रोज नया एक लेके आप लोग बैठ जाएंगे, ये कोई बात है। जब करना था तब करना था, तब तो हम लोग बोल रहे थे आप लोग को कुछ करना है आईआईटी वाला को, अभी कर सकते हैं, हम लोग रुकेंगे नहीं। हाँ, अभी आईआईटी तो दोबारा फिर से भी आप अभी लोग वो सब देखिए। बोल रहे हैं। जी जी जी, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये अपील हुई है, जो स्टेट काउंसिल है उन लोगों ने ये अपील की। अब यही सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि फैजान अहमद के मौत के बाद आप इसे हत्या, आत्महत्या, जिस तरह का भी नाम दे, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन में मौत हुई थी उसकी। और उसके बाद बंगाल में कई सारे और मामले हुए जिसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट की मौत हुई थी, और उसमें भी मामला बहुत दूर तक चला गया कि उसकी गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद आरजी कार का मामला पूरे देश में देखा। तो ये सारे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, इन सारे स्टूडेंट्स की मौत इंस्टीट्यूशन के अंदर हुई थी, और जब इंस्टीट्यूशन के अंदर मर्डर होती है तो एक बहुत बड़ा इशू बनता है, और सरकार को उसमें जवाब देना पड़ता है। अगर सरकार नहीं देती है तो पब्लिक भी उसके लिए प्रोटेस्ट करती है, और ये फिर सरकार को झुकना पड़ता है, और उसमें मामले में बहुत तेजी से कार्रवाई करनी पड़ती है। पर फैजान अहमद के मामले में ये चीज नहीं देखा गया, और बंगाल सरकार की तरफ से भी इस मामले में कोई भी अपने तरफ से पहलकदमी नहीं की गई। इनफैक्ट जैसा रेहाना बता रही हैं कि इस मामले में स्टेट काउंसिल की तरफ से ही जो है दोबारा मेडिकल बोर्ड गठन की मांग की गई है। तो जो एक माँ को एक सपोर्ट मिलना चाहिए एक सरकार से, वो सपोर्ट उनको नहीं मिला। जी जी, ममता सरकार को जब से शुरू से हमारे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2 बार खत लिखा, मैंने खुद खत लिखा। आपका मुस्लिम जो ये है हम लोग का माइनॉरिटी का
यूनियन है कलकत्ता का, उनके थ्रू हम खत भेजे हैं ममता बनर्जी को, लेकिन खत का तो जवाब नहीं आया। लेकिन हम लोग को 2 बार उनका सामना करना पड़ रहा है, वो बार बार हम लोग का केस के आड़े आ रहे हैं। ये नहीं सोचते वो भी तो एक माँ है, ये नहीं सोचते एक माँ अपना बच्चा खो के इतना दूर से आसाम से यहाँ आकर लड़ रहे हैं, किस बिना पर हम उसके साथ दे, उससे पूछे क्या बात है, क्यों तुम इतना दुखी हो, ये नहीं पूछ के वो अपनी टीम को, पता नहीं ममता बनर्जी को पता है कि नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट 2 बार तो हमारे सामने आए हैं, मेरे अगेंस्ट उन लोगों ने बात किए हैं, पहले वो एसआईटी को केस देने के टाइम में, दोबारा अभी फिर मेडिकल टीम बैठाने के टाइम में क्यों कर रहे हैं? वो नहीं चाहते एक माँ अपनी बेटे के इंसाफ ले। हाँ, सिर्फ मैं अपने बेटे के लिए नहीं लड़ रही हूँ, ये जो हर साल आईआईटी में 3, 4, 5, 6 बच्चे जो खो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, कौन मार रहा है, कैसे मार रहे हैं, इसको भी पता चलना चाहिए ना। हर माँ का दिल दहलता है, पता होना चाहिए कि माँ अपने बच्चे को इतना बड़ा करके कहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए, इंसान बनने के लिए, वहां जब अपने बच्चे का मौत का खबर मिलता है, तो आज भी मैं अगर याद करती हूँ कि मेरे पास जब पहले फोन आया रहा कि फैजान नहीं है बोल के, मैं नमाज के टाइम में भी अगर सुन लूं तो मैं नमाज के सिजदे से उठ नहीं पाती हूँ, सिर ऐसे घुमा के मैं बैठ जाती हूँ, कान नाक से मेरा धुआं ऐसे निकलते गर्म हवा जैसे, मैंने क्या सुना, मैंने क्या सुना। आज भी लगता है, अभी कोई बताए मुझे, अब भी फोन करके बोला है मुझे, याद पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है। ये तो क्यों नहीं चाह रहे सही बात। स्टेट, जो जी कलकत्ता स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्यों नहीं चाह रहे कि मुझे इंसाफ मिले? मुझे सिर्फ नहीं, हर माँ को, जो माँ अपना बच्चा खोते, हर माँ को इंसाफ मिलेगा ना। एक अगर अगर एक फैजान का ये निकलेगा कि कैसे हुआ है, उससे तो और बच्चों को कैसे मौत हुआ ये भी पता चलेगा ना। हाँ, हर माँ के इंसाफ के लिए मैं लड़ रही हूँ। क्यों नहीं समझ रहे स्टेट गवर्नमेंट? क्यों समझ रहे आपका गवर्नमेंट बना रहे, आप ये रहे, लेकिन एक माँ का दुख तो समझिए। स्टेट गवर्नमेंट को मैं अपने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप हमारे साथ दीजिए, नहीं तो आप चुप रहिए, देखिए हमारे इंसाफ लड़ने दीजिए हमें, आप बीच में अरंगा मत लगाइए। जी, शायद स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि कुछ पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है, और शायद इसी वजह जी से। नहीं, हम राजनीति लेकिन नहीं कर इन रहे हैं। सब, जी जी, लेकिन मैं ये आगे भी ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें जो बड़ा मसला है, जो एक बड़ी बात है, उसको ये समझने की जरूरत है। आप जो बता रही हैं 3-4 लोगों की मौत, ये सिर्फ आईआईटी खड़गपुर में मैं देख रहा हूँ, पिछले 2 सालों में हर साल 3-4 टैलेंटेड स्टूडेंट्स की मौत हो रही है। वहां का तो हर बच्चा टैलेंटेड है। और उसके अलावा अगर आप पूरे देश के आईआईटी की बात करेंगे तो ये नंबर और भी बहुत ज्यादा होंगी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर या इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन में मौत, और सिर्फ आईआईटी में जो मौत हो रही है, वो कहीं ना कहीं जाकर रुकना चाहिए, और जो उनसे जुड़े हुए पेरेंट्स हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो आप एकदम सही बात कर रही हैं। लेकिन उसमें एक चीज और हम आगे जाकर जोड़ना चाहते हैं, और वो एक माँ के तौर पे जो दुनिया नहीं समझ पाई होगी, और इससे भी एक ये मैसेज जाएगा कि अगर कोई भी टैलेंटेड बच्चा, जीनियस बच्चा जिंदा होता तो क्या वो क्या कर रहा होता। तो मेरा एक सवाल आपसे ये है, आज 2 साल होने को हैं, हम अगर ये आपको मान एक लें बात कि बोलो आज, समझदार, आप सुनिए, टैलेंटेड हो, जीनियस हो ना हो, लेकिन माँ के लिए एक बच्चा क्या है, माँ को समझते हैं। जी जी जी, ये सही फरमा रहे। मैं तो तो एकदम बदल। मैं तो जी मांग जी कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें घुसना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें ये करना चाहिए, दखलंदाजी करना चाहिए। क्यों हो रहा है? इतना जी दूर जाके बच्चे कैसे मरते हैं, क्यों मर रहे हैं? जी जी, वो तो सबसे बड़ी बात है कि हर माँ के लिए उनका बच्चा जो है बहुत अनमोल होता है, और उसी के वजह से उनको हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो उसकी चीजों को और जोड़कर उसमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि हर मामला इसलिए खास है, तो माँ के लिए तो हर मामला खास है। तो एक और चीज ये समझना चाहते हैं कि आज अगर फैजान जिंदा होते हैं तो वो क्या बदलाव चाहते, आईआईटी में क्या बदलाव चाहते, समाज में, जो आप बता सकती हैं, अगर आप इसमें रोशनी डालना चाहें।
ये आपके लिए मुश्किल सवाल है, लेकिन फिर भी अगर आप बताएं ताकि लोग ये बात को समझ पाए कि क्या खोया है फैजान के होने की वजह से, मेरा समाज फैजान का क्या नुकसान हुआ है। फैजान कुछ नया निकालने के लिए, कुछ आविष्कार करने के लिए, कुछ ऐसा बनाने के लिए वो हमेशा इच्छुक रहता रहा, हमेशा इच्छुक रहता रहा। और ये भी सच है कि वो प्रोजेक्ट कर रहा था, प्रोजेक्ट में वो जो चीज बना रहा था वो बड़ा चीज बना रहा था, क्योंकि उसका दोस्त ने तभी हमको बोला रहा, आंटी फैजान बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, फैजान सक्सेस हो रहा था। अगर वो आईआईटी में रहते भर में ही वो प्रोजेक्ट में सक्सेस होने वाला बच्चा था, जो चीज बना रहा था वो दुनिया में नाम कमाने वाला बच्चा चीज बना रहा था, तो आगे चल के और कुछ तो और अच्छा बनाता, देश के लिए बहुत कुछ वो कर सकता रहा। उसका दिमाग ऐसा था। वो आईआईटी में पढ़ते हुए भी बच्चों को ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस देता रहा ऑनलाइन, और इसमें ये लिखा रहा जो फी नहीं दे पा रहे हो वो बच्चा भी मेरे साथ पढ़ सकते हो, मुझे फी की जरूरत नहीं है। उसका सोच देखिए, उस एक स्टूडेंट का सोच देखिए, जब वो स्टूडेंट बड़ा होकर निकलता तो इस सोच को लेकर वो कितना आगे तक जाता, कितना गरीब बच्चा का वो अच्छा कर लेता। हाँ, उसका बात ही कुछ अलग था, उसका सोच कुछ अलग था। जी मेरा बच्चा सही में एक जीनियस था। जी, मैंने भी वो पढ़ा था कि वो 2 रोबोटिक्स के टीम में थे। हालाँकि वो सिर्फ़ अभी तीसरा साल उनका चल रहा था, लेकिन 2 रोबोटिक्स की टीम में वो मेंबर थे और वो मैथमेटिक्स ऑनलाइन भी पढ़ाया करते थे और फ़ॉरेन के बच्चों को भी मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे। तो ये सबसे और बड़ी बात है। ओलंपियाड एग्जाम में वो और ये में ऑस्ट्रेलिया से प्राइज मिला है उसको, मैथमेटिक्स में ऑस्ट्रेलिया में मिला है, इंग्लैंड से मिला है, सारा मेडल उसका रखा हुआ है। इतना मैथमेटिक्स वो अच्छा पाता रहा, मैथमेटिक्स के लिए उसका जान था। वो आगे चल कर कोई मैथमेटिक्स का बुक भी निकालने वाला था। माँ, मैं अभी से टिक कर, अभी नहीं बताऊंगी, मैं जब बन जाऊंगी ना माँ, पीएचडी करने के बाद बुक निकाल सकते हैं, मैं पीएचडी करने के बाद बुक निकालूंगी, ये भी वो बताया रहा। मेरा बच्चा का ख्वाब बहुत था देश के लिए करने के लिए, देश के लिए ही करता वो। जी, इनफैक्ट जो आपने भी बताया था कि आईआईटी खड़गपुर में, चूँकि आईआईटी तो असम में भी है, आईआईटी पूरे इंडिया में कई सारे शहरों में है और भी कानपुर से लेके मुंबई में कई सारे जगहों पे है और खास करके खड़गपुर को उसने इसलिए चूज़ किया था कि सुंदर पिचाई उसके ज़ुबान पे बैठा हाँ, हुआ था सुंदर कि सुंदर पिचाई पिचाई उसमें जैसे। पढ़ा था। हाँ, जी, बोलता रहा माँ, सुंदर पिचाई वहीं से पढ़ा है, आपको पता है, केजरीवाल वहीं से पढ़ा है, आपको पता है, ये अच्छा ही ये आईआईटी है, आपको पता है। हाँ बेटा ठीक है, आपको पसंद है आप जाओ। कौन जानता है कि मेरा बेटा का मोठ वहां पर बैठा हुआ था, नहीं तो कभी नहीं भेजता मैं अपने बेटा को। जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत के बाद कम से कम ई न्यूज रूम के रीडर्स इस खबर को और लोगों तक ले जाएंगे और फैजान को इंसाफ मिलेगा, एक माँ को इंसाफ मिलेगा जिसने सिर्फ अपना एक बच्चा ही नहीं खोया है बल्कि जो दूसरे बच्चों की भी फिक्र कर रही है कि अब ये चीजें इंस्टीट्यूशन में बंद होना चाहिए। बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन है, किसी न किसी स्टेट में है और स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है उसको भी समझना होगा कि वो किस तरीके से चीजों को देखती हैं, करती हैं, जिसमें माँ को या फैमिली को इंसाफ मिलने में सपोर्ट मिलना चाहिए, ना कि जो है वो उसमें हर्डल क्रिएट करें। और फैजान से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप ई न्यूज रूम पे भी पढ़ सकती हैं और हम पढ़ सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये खबर भी आप और लोगों से तक पहुंचाएंगे और फैजान को इंसाफ मिलने में मदद मिलेगी। अगर आप फिर भी कुछ और बोलना चाहती हैं तो आप बोल सकती हैं। जी, अगर आप कुछ और बोलना चाहती हैं तो बोल मुझे सकती हैं। मैं अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये बोलना चाहती हूँ, उन जज साहब को, ऑनरेबल जज साहब को, कि मेरे केस को थोड़ा फास्ट ट्रैक कीजिए। क्या है, मुझे निकाल के दीजिए। मुझे खूनी को केस जेल हो ना हो ये मुझे सोचना नहीं है, मुझे सोचना है मेरा बेटा को क्यों मारा, किसने मारा, मुझे ये निकाल के आप दीजिए। आप लोग के ऊपर मैं इतना भरोसा रख रही हूँ, बस मैं एसआईटी से भी बोल रही हूँ, आप लोग को क्या मिला वो मुझे बताइए।
मेरा बेटा को कौन मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, ये मुझे बताइए। बस मुझे इतना ही चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। मेरा बेटा कोई झगड़ालू बेटा नहीं था, किसी से लड़ने वाला नहीं था, वो पढ़ाकू बच्चा था, पढ़ने वाला था, पढ़ता रहा, अपने आप में रहने वाला बच्चा था। कहाँ क्या कर सकते हैं, कहाँ क्या नहीं कर सकते, ये सोचने वाला बच्चा था। किसका इतना दुश्मनी हुआ, मेरा बेटा को क्यों मारा गया, ये मुझे चाहिए। मुझे ये निकाल के आप लोग दीजिए। मैं अपने कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक दुखियारी माँ का इंसाफ दिलाइए आप लोग। जी, तो आपको ये भी बता दें कि नवंबर 6 को फिर से फैजान के केस की हियरिंग है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने ये अपील रिक्वेस्ट किया है कि दोबारा मेडिकल बोर्ड का गठन हो, और अभी कोर्ट उस पर डिसीजन लेगी। नवंबर 6 को आप लोग भी कोर्ट में पहुंच सकते हैं और सुन सकते हैं, और हम तो आपको फैजान की खबरें ला के देंगे ही। इससे उम्मीद करते हैं कि फैजान को, उनकी माँ को और तमाम इस तरह की माँ को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। शुक्रिया।